बैठो के साथ में। बुखार उतनी है शिंपी हैं? घबराहट रहल बा ना हैं? कितना दिन से? पहले भी घबराहट होती थी इस तरीके से तुमको? घबराहट, बेचैनी या धड़कन वगैरह जैसा नहीं ना? अच्छा, बहुत टेंशन लेती हो क्या हैं? इधर मसल इधर खिंचा जैसा पैर छाती में दर्द सा दबाव जैसा भारी नहीं है ना? घबराहट खूब है। होत का बा आप सब खातिर भी बहुत सारा लोग ना हमने के ओपीडी में से कहीं के भी ओपीडी में घबराहट बेचैनी वाला पेशेंट बहुत ज़्यादा संख्या है, और ख़ास करके महिलाओं, मतलब ओपीडी में 70% महिलाएं। तो अब हो क्या रहा है इसमें, क्यों घबराहट में सांस फूल रहा है? अब इससे बहुत इसका नुकसान हो रहा है, पता है? इस सांस फूलने की वजह से घबराहट में आप तो मेरे पास आ गए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं रहता है, तो आपके बोलने पे जैसे आप बोलने हमको सांस फूल रहा है सर, तो हम दूसरा सवाल नहीं पूछेंगे, मतलब कई और दूसरे लोग सांस फूल रहा है, अच्छा खांसी होगा, हाँ सर खांसी होगा, उदाहरण बताओ है ना? सांस फूलता है, खांसी होता है, घबराहट होता है, अब उनमें क्या हो जाए, एक सांस की दवाई हो जाए, एक लोग पंप देता है, खींचे वाला इंहेलर देता है, और ज़्यादा दिक्कत हो गई तो इंजेक्शन भी लग जाता है। ये बहुत घातक है, एंटीबायोटिक भी चल जाता है, बहुत ज़्यादा घातक है। बिल्कुल नहीं, अब इस लेडी को सिर्फ घबराहट की वजह से सब दिक्कत हो रही है, चैनी है, तो उसमें होता क्यों है? इस सवाल आपका होगा कि सर आखिर सांस तो फूलते बन, ये तो बोल रही है सांस फूलता, हम कैसे बोले कि सांस नहीं? अभी देखते हो कि सांस फूलता है ना? सांस फूली, सांस फूलने से महसूस होता है। वो होता क्या है कि जब हम घबराहट टेंशन में रहते हैं तो हमारे शरीर निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल मीडिएटर्स, और वो क्या करता है, हमारा हार्ट की रेट को बढ़ा देता है को। जैसे अभी इसका धड़कन बहुत तेज है, 120 130 के आसपास, ठीक, और साथ में रेट बढ़ा देता है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाता है, धड़कन तेज होगा, सांस का पैटर्न इसका 34 हो जाएगा। अब उस समय क्या होता है, आवाज तो हाइपर वेंटिलेशन होके लगता है, और एक वजह से सांस फूलना ऐसा महसूस होकर लगता है मरीज के कि हमको सांस फूलने ऐसा लग रहा है। अब वो सांस खींच के नहीं लेगा तब तक लगेगा हम मरने वाले हैं, ऐसा लगता है मरीज को, या बस मेरा ये अंतिम सांस है, अब नहीं बचने वाले हम कभी भी निकल सकते हैं। अब ये इसको मन में हमेशा टेंशन पैदा कर देगा कि अब तुम बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गए, हम ठीक नहीं होने वाले, अब ये चिंता कारण हो जाएगा। अब उसमें और क्या होता है, उसकी वजह से जो मसल, छाती का मसल होता है और टाइटनेस होता है, उस केमिकल की वजह से मसल टाइट होने लगेगा। टाइट होगा तो क्या होगा, खिंचाव महसूस होगा आपको, यहाँ पे पूरा छाती में खिंचाव होगा पूरा, कभी कभी बाएं साइड जा, और क्या होता है, आपकी बाएं हाथ में दर्द होगा। सोचिए, बहुत बहुत गहरा ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको, आपकी इस बाएं हाथ में दर्द होगा, छाती में दर्द, बाएं हाथ में दर्द, निशानी किसकी चाहे हुआ, हार्ट। अभी हो गया हार्ट अटैक का, समझिए है इसको दिक्कत घबराहट की, और क्या क्या हो गया, सांस फूलने की दिक्कत पे। तो इसका दो दवाई चलाएगा लोग, एक तो हार्ट अटैक समझ के, और दूसरा क्या समझ के। अब हम बताते हैं कैसे। अब इसकी ईसीजी में 3 वर्जन है, V1 V2 V3 में, ठीक। इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, इट्स अ वेरी नॉलेजेबल दैट आई एम गिविंग टू यू ऑल। अब इस 3 वर्जन की वजह से, ये 3 वर्जन किसी मेल को हो जाए उसको हार्ट अटैक आता है। इसको यहाँ छाती में भारीपन है, ऐसे मरीजों को भारीपन है, यहाँ दर्द है, ईसीजी में 3 वर्जन है, मतलब हो गया ना हार्ट अटैक, जबकि नहीं है।
टी इन्वर्जन्स महिलाओं में V1, V2, V3 नॉर्मल आता है, और चूंकि यहाँ भारीपन रहेगा तो यहाँ भी होता है, क्योंकि सेम डर्माटोम बोलते हैं। डर्माटोम मतलब जो नस सप्लाई होता है वो यहाँ भी देता वही और यहाँ भी देता वही, तो महसूस उसको होगा। तो अब क्या करना है इसमें? समस्या आपकी हुई घबराहट की, नींद कम आने की, तकलीफ क्या हुआ आपको? सांस फूलने का, छाती में भारीपन, गैस बहुत ज्यादा बनेगा। ये सारा चीज को रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे मरीज जल्दी आराम भी नहीं आता है इनको। क्यों नहीं आएगा दवाई देने से भी? क्योंकि यहां पे घबराहट है। जब तक ये यहाँ रहेगा तब तक पेट की समस्या रहेगी, सांस फूलने। तो ऐसे मरीजों को रेगुलरली देखना होता है, एवरी 10 डेज में उनको काउंसलिंग करना होता है, उनकी प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए, इनके साथ के अटेंडेंट को बुला के उनसे पूछना चाहिए भाई इनको ये समस्या है, आप लोग कोऑपरेट कीजिए थोड़ा। अभी घबराहट में इनको काम घर पे खूब दे दीजिए, तारा खाना बना के बा, तारा हयो करे के बा, तारा झाड़ू पोछा करे बा, ये तो बेचारे और तकलीफ भी है। तो ऐसा लोग के 1 महीना आराम, 20 दिन आराम दे के मानसिक तनाव से दूर, दवाई खत्म, जरूरत ही नहीं आप। यही करने वाले हैं। थोड़ा तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम है, उसकी हम दवाई देंगे, ठीक है ना। बहुत चिंता वाली बात नहीं है किसी भी रिपोर्ट में, और नहीं घबराना है। खान पान पे सिर्फ ध्यान देना तुम अच्छे से, ठीक है। समय पे सुबह में खाना है तुमको, ये नहीं कि 2 बजे 3 बजे खाना खा रहे हैं। खाना थोड़ा पौष्टिक आहार होना चाहिए, बहुत तला हुआ चीज, स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए। ये सब के लिए आप सब भी सुन रहे हैं, या जो आपके आसपास सबको ये बताइए आप लोग, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, बाजारू सामान नहीं खाना है, सलाद का सेवन खूब करना है, फल का, और पानी खूब पीना है, चाहे नॉर्मल पानी हो या गर्म पानी हल्का। पानी 3 से 4 लीटर तो मैंडेटरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12 घंटे 20 घंटे का गैप करिए खाना खाने में, तो गैस बनेगा, फिर ठीक नहीं होने वाला। 10 बजे खा लेती हो ना, ये चीज का ध्यान रखना। हफ्ते में 3-4 बार कम से कम अनार और चुकंदर, ठीक, खजूर और अंजीर, इन चीज़ों का विशेष सेवन करना तुम, ठीक है। और जो हम ये दवाई दे रहे हैं आयरन वगैरह की टैबलेट, ये तुम खाना खाने के बाद ही खाना, नहीं तो गैस बनाएगा, ठीक है। और जो ये टैबलेट है तुमको 3-4 दवाई देंगे और ज़्यादा नहीं कुछ, है ना। एक ये आयरन वाली दवाई हमेशा क्या करता है, पेट में थोड़ा गैस बनाता है, लैट्रिन थोड़ी सी काली होती है, तो उससे घबराना नहीं। खाना खाने के बाद और पानी खूब पीना है, बस इतना ही चीज़ करना है। गैस की दवाई बहुत ज़्यादा होता है कि जब आमतौर पर, जैसे ये कौन सा कितना बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा, तो जब भी प्रेगनेंसी का होता है या कंसीव करने का किसी का प्लान हो कि मुझे अभी कंसीव कराना है, या तो उसमें एक दवाई होती है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड कंसीव करने से पहले चलना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे में जो नुकसान होता है, एक नस की दिक्कत आने लगती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, एक बीमारी, वो नहीं आता है। किसी बच्चे का ये ब्रेन नहीं डेवलप होता है, किसी बच्चे का पूरे स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आती है। तो ये सारी समस्याओं को दूर करता है ये फॉलिक एसिड, ठीक है। इसका सेवन प्रेगनेंसी से पहले और पूरे प्रेगनेंसी होनी चाहिए, जब तक कि प्रेगनेंसी है, जब तक डिलीवरी हो नहीं जाती। और क्या करना है, आयरन का टैबलेट या कैल्शियम विटामिन डी का टैबलेट प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी का ट्राइमेस्टर्स होते हैं 3, पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना और आखिरी का 3 महीना। तो पहले 3 महीने मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन और कैल्शियम की गोली नहीं खानी, ठीक है। उसमें खान पान पे ध्यान रखना है, सिर्फ फॉलिक एसिड खाना है। और सबसे मुख्य चीज क्या है, आप जब भी कभी प्रेगनेंसी हो किसी को, डॉक्टर को बताना है। जब किसी डॉक्टर को दिखाएं, जैसे मान लीजिए आप मुझे दिखाएं तो बताइए सर प्रेगनेंसी है, तो क्या होता है इसमें एक्सरे नहीं कराया जाएगा। इनको कुछ भी दिक्कत हो एक्सरे नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, MRI हो जाएगा, लेकिन कोई भी रेडिएशंस वाली चीज नहीं होगी। अल्ट्रासाउंड में सोनोग्राफी होता है, साउंड होता है, रेडिएशन नहीं होता है। रेडिएशन बच्चे को डिफेक्ट करेगा, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी को डेवलप कराएगा, इसलिए कभी भी एक्सरे नहीं करना। तो उन सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए मेरा ये है एडवाइस है
कि फॉलिक एसिड का सेवन करना पूरे प्रेगनेंसी। आयरन या कैल्शियम की गोली आपको पहले 3 महीने में नहीं लेनी है। खान पान पे ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे जरूरी है। और आपको एक्सरे कभी नहीं कराना, और अच्छे गायनी को हमेशा टच में रहना है। ठीक है, अभी आपकी दवाई हम ये 1 महीने का लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये लीजिएगा, खान पान अच्छा रखिएगा और आगे कोई